नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और इस साल गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इसे देखते हुए सरकार ने चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने की पूरी छूट दे दी है। इससे कंपनियां ज्यादा से ज्यादा चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर सकेंगी। उधर सोने चांदी की रफ्तार लगातार जारी है। घरेलू बाजार में सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर भी गोल्ड रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है। वहीं कॉमेक्स चांदी 14 साल के हाइस पर कारोबार कर रही है। अगर रिटर्न की बात करें तो इस साल सोने से ज्यादा रिटर्न सिल्वर ने दिया है। लेकिन ऐसे में निवेशक किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाए, इन स्तरों पर निवेश करें या फिर नहीं, साथ ही कहां पर और ट्रेडिंग के मौके हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय, प्रतिफिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, चीनी की खबर पर चर्चा करने के लिए आयस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ हैं, एग्री सेक्टर वेटरन जीके सूद, और साथ ही मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगे शो में, जिनसे हम बात करेंगे सोने चांदी पर। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चीनी की खबर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक रिएक्शन हमने पूरे ही क्षेत्र में आते हुए देखा, अगर हम इक्विटीज़ की बात करें। लेकिन प्रफुल्ल जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे, काफ़ी बड़ी खबर ये चीनी मिलों के हिसाब से, उनके धंधे के हिसाब से, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, किस तरीके के आंकड़े आप शुरुआत में देख रहे हैं, कितना डायवर्जन होते हुए देख रहे हैं, कैसी स्थिति यहाँ से रहने वाली है? दो स्तर में बताऊंगा। एक 2024-25 में जो पीएसयू कंपनियों ने ऑर्डर्स दिए थे, वो करीबन 40 लाख मीट्रिक टन डाइवर्जन कर सके, उतना दिए थे। पर मेरे ख्याल से 30 से 32 लाख टन डाइवर्जन हुआ है, जो इसके नंबर अभी अपने को एक 15-20 दिन में मालूम पड़ेंगे। जो 31 जुलाई तक के नंबर गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, उसमें 37% इथेनॉल जो सप्लाई हुई है वो केन प्रोडक्ट से हुई है। जैसे कि 153 करोड़ लीटर्स शुगर केन जूस से, 103 करोड़ लीटर्स बी हेवी मोलासिस से, और 17 करोड़ लीटर्स जो है वो सी हेवी मोलासिस। ऐसे 273 करोड़ लीटर्स शुगर केन प्रोडक्ट से सप्लाई हुई है। और 450 करोड़ जो है, बाकी का हम कह सकते हैं कि 63% जो है वो कॉर्न और ग्रेन मिला के गवर्नमेंट को इथेनॉल मिला है। 723 करोड़ 31 जुलाई तक, 723 करोड़। अब दूसरा जो है 2025-26 में हर एक रिसर्च एनालिस्ट के अपने अपने नंबर है कि 350 लाख टन से 365 लाख टन की सुक्रोज की अवेलेबिलिटी रहेगी। इसमें से हमें 310 लाख टन तो चीनी बनाने के लिए आवश्यकता जो रहेगी, उसके बाद का बचा हुआ सुक्रोज जो है वो हम इथेनॉल में जाएगा, वो दिख रहा है। और ये खबर जो है, ये हमारे इंडियन शुगर केन फार्मर्स के लिए जैकपॉट है। वो ऐसे जैकपॉट है कि जो ये पीएसयू कंपनियां मोलासिस खरीद, ये सॉरी इथेनॉल जो खरीदती है, उसके पैसे 10 दिन में आ जाते हैं। अगर मैं एक शुगर फैक्ट्री चला रहा हूं और मैं शुगर बनाता हूं तो मुझे 14 से 15 महीने तक स्टोर करना पड़ता है। तो जो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर बनते हैं, उसमें फर्स्ट हाईएस्ट एक्सपेंसिस शुगर केन एक्सपेंसिस, सेकंड रहता है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग लोन। तो सेकंड हाईएस्ट जो एक्सपेंसिस है, इसमें बड़े फायदे मिल जाएंगे। और ये हम लोग काफी, जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, फार्मर्स है, अच्छे रिसर्च एनालिस्ट यही सोच रहे थे कि आज की तारीख में एक्सपोर्ट की पेरिटी 0 है। तो अगर जो 10 लाख टन की परमिशन दी थी, वो ये साल में 7.5 लाख टन ही एक्सपोर्ट हो पाई है। अगर एक्सपोर्ट नहीं है और अगर हमें पूरा इथेनॉल बनाने का फ्रीडम नहीं मिला, तो इंडस्ट्री पूरी एक दिक्कत में आ जाएगी। पर जो कल जो दिया है, वो इंडस्ट्री के लिए तो काफी अच्छा है, फार्मर के लिए जैकपॉट है, ट्रेड के लिए भी अच्छा है कि हम शुगर का बिजनेस कर पाएंगे। हमें एक डर था कि कोई बड़ी गिरावट आएगी, वो नहीं आएगी। और दूसरा ये रहता है कि काफी शुगर की मिलें जो गवर्नमेंट ने मंथली कोटा दिया रहता है, उससे ऊपर भी चीनी बेचती है। पर ये सीजन के टाइम में बेचती है, तो सीजन के टाइम में वो अगर इथेनॉल बना लेती है तो उनका वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। और शुगर इकोनॉमी के लिए वेरी गुड डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अच्छा प्रफुल्ल जी, आपने किसानों की बात की, इंडस्ट्री की बात की, मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करूंगी आगे इस पर। लेकिन सूद साहब, आपके कमेंट्स क्या हैं? आपने प्रफुल्ल जी को भी सुना, आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री के हिसाब से तो बेहतर खबर है ही, जो हम देख भी रहे हैं रिएक्शन, लेकिन किसानों के लिए भी आप इसे जैकपॉट देखते हैं? जो पॉइंट प्रफुल्ल जी ने हाईलाइट किया पेमेंट का, आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रफुल्ल जी एक बहुत बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं फार्मर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, सारे पूरे सेक्टर को। तो उनकी स्टडी बड़ी थॉरो है और ये बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि फार्मर और इंडस्ट्री और सबके लिए बहुत अच्छा हेल्दी डिसीजन है ये। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर जो इस बार 2025 का आया है, उसमें एक बदलाव आया, कई बदलाव आए। एक बदलाव ये था कि कितनी इथेनॉल बना सकते हैं और कितनी नहीं बना सकते, वो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर में आदेश दिया जा सकता है। तो ये जो आदेश आया है, ये उस प्रावधान के नीचे आया है कि वो जरूरी था कि अगले साल की प्रोडक्शन देखते हुए जो भी कहा जा रहा है कि 35 से 36, कई लोग 37 मिलियन भी कह रहे हैं। आस्था ने तो अभी अंदाजा नहीं लगाया, वो तो 2-3 महीने के बाद लगाते हैं। पर उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सही डिसीजन लिया कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर ये एक ऑर्डर इशू कर दिया कि इस बार कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है। बाकी कमर्शियली वो कितना ऑफर करेंगी, कितना ऑयल कंपनीज एक्सेप्ट कर पाएंगी, वो उन दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा प्रफुल्ल जी, क्योंकि प्रोडक्शन जिस तरीके की दिखाई दे रही है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक किस तरीके का है? जो रिपोर्ट्स थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक उतना नहीं है जितना हर साल देखने को मिलता है। प्राइसेस ऑलरेडी हमने देखे, अगर ये डाइवर्जेंस जिस तरीके से अप्रूवल मिला है होता है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम दिखाई दे रहा है, तो क्या प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, कंसीडरिंग आगे फेस्टिव टाइम्स भी है? नहीं, ये नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो कंसेंसस जो आ रही है वो 45-46 लाख टन की ओपनिंग स्टॉक पे आ रहे हैं। और ये बार क्या है कि दिवाली नवंबर के सेकंड थर्ड वीक में नहीं है, दिवाली अक्टूबर के थर्ड वीक में है। तो डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा ये है कि उससे भी अब हमारे पास तो भी 20-22 लाख टन चीनी बचेगी नवंबर के लिए। और सामने सीजन जो है फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में चालू हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। और दूसरा, एक जो ये कल का ऑर्डर है उसमें लिखा है कि अगर शुगर के प्राइस इससे बढ़ते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये डेफिनेटली बेरर चेक है, पर विथ सम टैग है। और हमें नहीं लगता है कि कोई इतनी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को और कोई क्योंकि लास्ट ईयर 40 लाख टन का ऑर्डर दे दिए थे डाइवर्जन के लिए ऑयल कंपनियों ने, पर हम तो 30 से 32 लाख टन ही डाइवर्सिफाई कर पाए थे। एनी हाउ, ओवरऑल ये है कि जो चिंताएं सब जगह थी कि वर्ल्ड में कहीं पेरिटी नहीं है इंडिया शुगर की, यहाँ पे एफआरपी हाई है, एमएसपी बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये क्या होगा सेक्टर का, ये टेक्सटाइल के साथ कहीं गिर जाएगी कि क्या होगा, वो डर चला गया आज की तारीख में। अच्छा सूद साहब, क्विकली, अब डेफिनेटली सरकार ने जो ये फैसला किया है इसके पीछे काफ़ी सारे लॉजिक हैं, तर्क हैं, लेकिन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की मंशा हो या फिर इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने की मंशा हो, ओवरऑल अगर आप देखें तो मान के चलते हैं कि एंटायर सेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव से भी एक गेम चेंजर स्टेप है। इसके बहुत पहलू हैं। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि शुगर सरप्लसेस थी और सब्सिडी गवर्नमेंट देना ठीक नहीं समझती थी। उस टाइम पर WTO में भी ऑब्जेक्शंस आ रही थी एक्सपोर्ट के लिए। तो ये एक प्रोग्राम 2003 से ढीला चल रहा था, तो उसको उन्होंने एक्सीलरेट किया 2018 में। अभी ये जैसे प्रफुल्ल भाई ने आंकड़े दिए, अभी मेजॉरिटी ग्रेन्स की तरफ हो गया है और ग्रेन्स के बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे पोल्ट्री सेक्टर के लिए मेज की कमी होती जा रही है, स्टार्च इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, पहले एक्सपोर्ट करते थे,
मेज़ की कुछ इंपोर्ट शुरू हो गई है, पहले एक्सपोर्ट होती थी और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और ये राइस जो इश्यू एफसीआई से होता है, उस पर बहुत बड़ी सब्सिडी है 12,000 करोड़ की, जो राइस की कॉस्ट है एफसीआई के लिए। और तो अम, तो ये एक किस्म का मिक्स्ड है कि इतना स्टेट, और इसके अलावा करीब आधा बिलियन लीटर केमिकल इंडस्ट्री इथेनॉल इंपोर्ट कर रही है ड्यूटी फ्री, क्योंकि वो एक किस्म से मार्केट से बाहर हो गए हैं और उनको अलाउड है वो इंपोर्ट करना। तो जहां तक शुगर इंडस्ट्री की बात थी, उनके लिए ही ये प्रोग्राम शुरू में बना था और काफी ठीक है उनके लिए और शुगर फार्मर के लिए। इसके बियॉन्ड जरा सोच समझ कर करना चाहिए। जिस क्रॉप में हमारे पास वाकई सरप्लस है, कोई देश किसी भी प्रोड्यूस का इंपोर्ट करके इथेनॉल नहीं बनाता और इस तरह से सब्सिडी देकर इथेनॉल नहीं बनती। ओके हाँ जी। ओके अच्छा प्रफुल्ल जी, एक क्विकली एक चीज़ और, जिस तरीके के रिपोर्ट्स हैं या फिर जो एनालिसिस है डाइवर्जन का, आपका भी वही व्यू है? कितना इनिशियली शुगर डाइवर्ट होते हुए दिखाई देगा? दूसरा ये कि ओवरऑल जो क्रॉप रहेगी नेक्स्ट ईयर की, रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रह सकती है, क्रशिंग भी जल्दी शुरू होने की एंटिसिपेशन की जा रही हैं। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, एक तो बात एकदम सही है कि लास्ट ईयर से एक्सेस रहेगा। दूसरी बात यह है कि सीजन 1 नवंबर से तो कमिश्नर ऑफ शुगर कर्नाटक ने बोल दिया है चालू करने के लिए, और वही लाइन पे महाराष्ट्र की मिलें भी चालू हो जाएगी, यूपी की भी चालू हो जाएगी। केंट कटर्स जो है दिवाली के बाद जाते हैं वहां पे। जहां तक आइस्ता का नंबर है, हम जनवरी 2nd-3rd वीक में देते हैं। ये जो मैंने अभी नंबर आपके साथ जो भी शेयर की है, वो काफी रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड एसोसिएशन और रिसर्च एनालिस्ट और हमारे इंडिया की जो एक्सपोर्ट होती है उसकी 80% आइस्ता के मेंबर करते हैं, तो उनके जो रिसर्च एनालिस्ट है उनके नंबर है। ओके चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी सूद साहब आने के लिए शो में और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो 40 लाख टन चीनी का डाइवर्जन हो सकता है इथेनॉल की तरफ, और जैसे प्रफुल्ल जी ने, सूद साहब ने भी कहा कि ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि किसानों के लिए भी एक गेम चेंजर पॉलिसी डिसीजन हो सकता है और डेफिनेटली इसका फ़ायदा पहुंचेगा सभी को। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बातचीत करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, ट्रेड्स की। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, लेते हैं कुछ ट्रेड्स। और हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, प्रियंक उपाध्याय हैं। सबसे पहले तो मनोज जी, शुगर पर ही आपके कमेंट, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, प्राइसेस को लेकर स्पेशली आपकी राय क्या है, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? जहाँ तक कंज्यूमर प्राइसेस का सवाल है दीपाली जी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्राइसेस में बड़ा जो है बढ़त आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सफिशिएंट स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट के पास है और उसी के चलते यहाँ पे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के और उसके प्रोडक्शन को लेकर के सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए एक वेलकम मूव रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट यहाँ पे लगातार कम हो रहा था, तो उसको देखते हुए एक अच्छा निर्णय रहेगा। लेकिन इससे कंज्यूमर प्राइसेस पे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं लगता। ओके चलिए बात करते हैं ट्रेड्स की। तो प्रियंक, पहले तो बताइए आपने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। हमने देखा है कि कॉपर में एक अच्छा ट्रैक्शन ऑन द हायर साइड दिखा है। हमने देखा कि 900 के ऊपर भी प्राइसेस गए और वहां से अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये पुल बैक है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी अराउंड 892 894 के आसपास। 882 स्टॉप लॉस रहेगा और 910 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि लोअर लेवल से अच्छी एक बाउंस बैक दिखा है, तो ये बाउंस बैक मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 5900 5950। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। डिप्स पे 5750 70 के आसपास बाई किया जा सकता है। 5620 स्टॉप लॉस रहेगा और 5920 के टारगेट्स रहेंगे। ओके आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेंगी मनोज जी? दीपाली जी, यहाँ पे गोल्ड में रहेगी पहली रिकमेंडेशन। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि अभी भी मोमेंटम जो है पॉजिटिव बना हुआ है। कुछ करेक्शन ऊपरी लेवल से जरूर होते हुए देखे थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो अंडरलाइंग टोन जो है वो काफी मजबूत नजर आता है। तो एमसीएक्स के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डीप मिलता है 1,05,600 के आसपास, तो वहां बाय करना चाहिए। 1,05,220 का स्टॉप लॉस रहेगा।
और टारगेट यहाँ पे 1,04,600 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी। 1,04,220 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेंगे 1,05,350 के। दूसरी पीक यहाँ पे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी कॉपर का जो सितंबर वायदा है 897 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी 892 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 906 तक के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली है, लेकिन अब बात सोने चांदी की भी कर लेते हैं, जहां पर लगातार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। आगे इनफैक्ट अनुराग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनकी भी राय लेंगे प्राइसेस पर, डिमांड सिनेरियो पर। बट प्रियंक, इनफैक्ट अब तो सवाल ये है कि जिनके पास है, अब ठीक है, लक्ष्य क्या आप देख रहे हैं अब, क्योंकि दिवाली तक के टारगेट तो ऑलरेडी हासिल हो गए हैं दिवाली से काफ़ी पहले। अब नए लक्ष्य आपके दिवाली तक क्या रहेंगे? और दूसरी तरफ इन स्तरों पर नई बाइंग का कितना कंफर्ट है गोल्ड सिल्वर दोनों में? देखिए, बुलियंस में दोनों ही कमोडिटीज काफी स्टीप राइज हमने देखा है इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, इवन फॉर ट्रेडर्स एंड इवन फॉर इन्वेस्टर्स। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, 1,05,000 के आसपास के रेट्स अभी चल रहे हैं, तो यहाँ से मे बी अराउंड 104 103 तक आता है, तो वो एक अच्छे सपोर्ट जोन्स रहेंगे जहाँ पे फिर से रीलुक करना चाहिए टू बाई। और डेफिनेटली करंट लेवल्स काफी ओवर एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा कि बाय किया जा सकता है, थोड़ा डिप की राह देखनी चाहिए। वहीं सिल्वर में भी हमने देखा है कि काफी 125 124 125 के रेंजेस तक रैली हमने देखी है। तो यहाँ से मे बी अराउंड 2-3,000 पॉइंट्स का अगर करेक्शन दिखता है, फिर से अराउंड 122 121 का रेंजेस दिखते हैं, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा फ्रॉम द बाई साइड। ओके, मनोज जी, आपका व्यू क्या है? दीपाली जी, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही है गोल्ड एंड सिल्वर का। गोल्ड में अभी भी हमारा मानना है कि मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और कीमतें $3,600 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,06,600 डोमेस्टिक मार्केट में टेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो पोजिशनल बायर है, जो लंबी अवधि के लिए बाय करना चाहते हैं, वो थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं। 1,02,000 के आसपास अगर कीमतें आएगी तो वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए फिर एक अच्छे लेवल रहेंगे। वहीं चांदी में प्राइसेस थोड़े से ओवर स्ट्रेच्ड हैं, तो थोड़ा डिप का यहाँ वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। जो चांदी का दिसंबर वायदा भी 1,24,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमारा मानना है कि 1,22,000 से 1,20,000 के दायरे में कीमतें करेक्ट होती है, तो वहां पे फिर बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। तो सिल्वर में भी वेट करें, छोटी अवधि के जो ट्रेडर है गोल्ड में अभी भी डिप्स में बाय कर सकते हैं, और लंबी अवधि के निवेशकों को थोड़ा वेट करना चाहिए। आप दिख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करते हैं अब सोने चांदी के आगे की चाल की। हमारे साथ अनुराग रस्तोगी बने हुए हैं। अनुराग जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, लगातार रिकॉर्ड तेजी हमने सोने चांदी के प्राइसेस में देखी है। जिस तरीके का मूव हमने आते हुए देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में, क्या ये ऑन एंटिसिपेटेड लाइंस है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का मोमेंटम दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगा, और अब दिवाली तक के लिए क्या व्यू है? आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने लगातार आपके शो पे लगातार कंटिन्यू ये बात कही, जब सोना 95,000 था, 1 लाख पर था, 1,03,000 था, 1,05,000 और 1,07,000 रुपए आज हाजिर मार्केट में है। और तब भी मैं यही बात अभी अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि सोना यहाँ से भी अभी हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंडीशंस चल रही हैं, जो सिनेरियो चल रहे हैं, उसमें अभी किसी भी प्रकार की कोई राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं। और अभी भी हम 1,10,000 से लेकर के और 1,15,000 रुपए के मोमेंटम को जल्द ही टच करेंगे, ऐसा मेरा जो अनुमान था। और यही मेरा अनुमान है कि हम जल्द 1,12,000 से और 1,15,000 रुपए को जल्द देखेंगे, क्योंकि जो अभी आपने देखा है रुपए में एक अच्छी खासी टूटक आई है। इंटरनेशनल क्राइसिस, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी चल ही रही हैं किसी भी चीजों में। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज जो पूरी दुनिया को जिसने असहज किया है वो है टैरिफ वार, जिसने पूरी दुनिया की मार्केट को एक ऐसी असहजता प्रदान की है कि जिससे हर ट्रेड डिस्टर्ब हुआ है और उसका पूरा प्रेशर कहीं ना कहीं आकर के गोल्ड पे ही आया है। तो हमें अभी इसमें 1,15,000 रुपए तक हम जाने की उम्मीद करते हैं। और रह गई दिवाली की बात, तो दिवाली मैडम ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ये सोना 1,15,000 जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम कहीं ना कहीं बहुत पहले से हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए।
तो तब तक का क्या सिनेरियो बनता है, वर्ल्ड के कैसे सिनेरियो बनते हैं, उस कंडीशंस में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ओके, अच्छा, डिमांड इन्वेस्टमेंट प्लस फिजिकल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिन लोगों ने भी आज तक किया इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट, आपने देखा है कि पीछे 20 सालों में सोने और चांदी से अच्छा रिटर्न किसी भी सेक्टर ने नहीं दिया है। और मैं आज आपके इस शो के माध्यम से देश के सभी व्यूअर्स को ये अपना एक मैसेज देना चाहूंगा कि सोने और चांदी ने कभी आपको निराश नहीं किया है। हर भाव में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के भाव में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपको रिटर्न ही मिलने वाला है, कहीं पर भी आपका नुकसान नहीं है। तो मैं तो सभी व्यूअर्स से यही कहूंगा कि सोने और चांदी को आप अपना तीसरे बच्चे की तरह ही मान करके उसका सेवा करिए और उसमें इन्वेस्टमेंट धीमे धीमे करते रहिए। ये आपको कहीं ना कहीं हर लेवल पे आपको इसका एक अच्छा रिटर्न ही प्रदान करेगा। अच्छा, किस तरीके की ग्रोथ इस बार फेस्टिव सीजन में या दिवाली सीजन में देख रहे हैं फिजिकल बाइंग के हिसाब से, और क्या तैयारियां हैं आपकी? मैडम देखिए, जो फिजिकल बाइंग चल रही है वो क्या हुआ कि जब पीछे एकदम से सोना 75,000 से लेकर के और 1 लाख के बीच में चल रहा था, धीमे धीमे बढ़ रहा था, तो ग्राहक कहीं ना कहीं इस मार्केट से दूर होते जा रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद अब हम, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर 1 लाख रुपए क्रॉस होने के बाद में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया और एक जितनी भी देश की महिलाएं थी या जो हमारे खासतौर से युवा वर्ग ने इसके अंदर एक अच्छे भविष्य को देखा और अपना एक रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू किया और ज्वेलरी की तरफ भी उनका रुझान बढ़ा। आज वापस से ग्राहक इस गोल्ड सेक्टर की तरफ रुख कर रहा है। दुकानों के ऊपर भीड़ बढ़ रही है। अभी से लोग बुकिंग कराना शुरू कर रहे हैं और फेस्टिवल सीजन्स को लेकर के लाइट वेट ज्वेलरी के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस टीनेजर्स के लिए, आज के यूथ के लिए सभी हमारे ज्वेलरी स्टोर्स में ऑलरेडी बन रहे हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। और मैं समझता हूं कि ये फेस्टिवल सीजन जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें और इसका बेहतर नजर आएगा, क्योंकि लोग अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। उनको लगता है हमारा शौक भी पूरा हो रहा है और हमारे पैसे भी बढ़ रहे हैं। हमारे किसी और जगह रखने से अच्छा हमारे घर में रखे रखे ही बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। ओके, चलिए, शुक्रिया अनुराग जी आने के लिए शो में और क्विकली सोने चांदी दोनों पर ही हर पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए, भाव हो या फिर आगे की चाल ही क्यों ना हो। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बाकी प्राइस सेक्शन देखिए कमोडिटी बाजार का। एक बार एग्री कमोडिटी पैक पर नजर डालेंगे। स्पाइसेस, ग्वार, ये दोनों पॉकेट्स आपकी स्क्रीन्स पर लेकर आते हैं आज के सेशन में। और इनफैक्ट हालांकि ज़्यादातर जो एक्शन है वो नॉन एग्री पैक में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन एग्री कमोडिटी पैक में ग्वार में हमने रिसेंटली बाइंग देखी। स्पाइसेस का पैक देखेंगे तो टर्मरिक 2.5% नीचे है, जीरा फ्लैट है, धनिया फ्लैट कारोबार कर रहा है। थोड़ी बहुत खरीदारी कॉटन सीड ऑयल केक में है, क्वार सीड में है। कॉटन सीड ऑयल केक पर स्पेशली राय लेते हैं क्योंकि इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे एग्री बास्केट में। कॉटन सीड ऑयल केक पर मनोज जी, अब इन स्तरों से क्या राय है आपकी? 3400 पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पिछले 2 सेशन में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन कीमतें निचले स्तरों से फिर एक अच्छी रिकवरी दिखाती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 3450 3460 तक के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे 3380 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो बाय करके चलना चाहिए 3350 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 3450 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय रही कॉटन सीड ऑयल केक पर आज के सेशन के लिए, जहां पर 3408 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और टर्मरिक पर क्या राय है मनोज जी? टर्मरिक पे हम पिछले 1-2 सप्ताह से लगातार आपके शो में कहते आए हैं कि 13,650 इसका एक रेजिस्टेंस था और जब तक उसके ऊपर कीमतें नहीं निकलेगी यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिलेगी। सेलिंग की रिकमेंडेशन हमने की थी और वहां पे 13,000 तक के जो लक्ष्य है वो बताए थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें आज 12,000 के स्तर के भी नीचे फिसलती हुई नजर आई है। तो अब एक बार शॉर्ट की पोजीशन में यहाँ मुनाफा वसूली करना चाहिए। 11,800 इसका एक सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास ये कमोडिटी अभी ट्रेड हो रही है। फ्रेश बाय अवॉइड करें, लेकिन शॉर्ट की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह दूंगा। ओके, चलिए, तो ये रह रही स्पाइसेस के पैक पर। शुक्रिया मनोज जी और प्रियंका, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक। कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।